एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था मीरा और दूसरी का नाम था सना। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और मिलजुल कर रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी अलग राहों पर चल पड़ी। मीरा ने शादी के बाद शहर में सेटल होकर अपनी जिंदगी सुधार ली थी। उसका पति बिजनेस में था। दोनों की जिंदगी सुख सुविधा से थी। उसके पास पैसे और सुविधा की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे मीरा का घर ऐसा बन गया जो लोगों के लिए मिसाल था। सोने का बेडरूम, चांदी का बेडरूम, महंगी कार और अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ सना की शादी एक सीधे साधे किसान के साथ हो गई थी, जो अपनी किस्मत और मेहनत से अपने गांव में छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करता था। सना उसका पति रवि थोड़े गरीब जरूर थे, पर दोनों की जिंदगी में खुशी थी और एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत थी। उनका घर छोटा और साधारण था, लेकिन उस घर में हर कोना सोने के प्यार और मेहनत से सजा संवारा था। एक दिन मीरा और उसका पति रोहन अपने नए सोने के बेडरूम के साथ सारी फैमिली और दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए अपने पुराने गांव आए। अरे सना, तुमने देखा हमारे नए बेडरूम का फोटो? पूरा का पूरा सोने का बेडरूम है और हमने एक चांदी का बेडरूम भी बनवाया है। देख, इस पर तो हर कोई फिदा है। काश तू भी ये देख पाती। हाँ मीरा, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे तो अपना छोटा सा घर और रवि के साथ सोना ही सबसे महंगा और खूबसूरत लगता है। क्या फायदा सोने की चादर में सोने का, जब रात को चैन की नींद ही ना आए। अरे सना, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? तुझे क्या लगता है मैं चैन की नींद नहीं सो पाती? इतने पैसे कमाए हैं हमने सिर्फ आराम से और बिना किसी टेंशन के सोने के लिए। सना ने चुपचाप सुन लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी सादगी और आनंद की चमक साफ दिखाई देती थी। एक दिन मीरा ने प्लान बनाया कि सना को अपने घर में बुलाएगी, ताकि उसे अपने नए सोने चांदी के बेडरूम और जीवन का सुख दिखाया जाए। सना और रवि मीरा के घर शहर में गए। मीरा ने अपना सोने और चांदी का बेडरूम उन्हें दिखाने का इंतजाम किया, जिसमें हर सिर्फ सोने की बनी थी और चांदी की। छत से लेकर बिस्तर तक हर चीज में अलग ही चमक थी। देखो सना, ये है हमारा बेडरूम। सोने का बिस्तर, सोने की अलमारी और ये बिस्तर के पास का टेबल भी सोने का बनवाया है। तुम्हारे पास तो ये सब नहीं है ना? मीरा, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ये सब चीजें तुम्हें सच में खुशी देती है? अरे सना, तुम्हें क्या लगता है? हम मेहनत करते हैं और ये सब चीजें हमारी हार्डवर्क का रिजल्ट है। तुम लोग गांव में रहते हो, शायद तुम समझ नहीं पाओगे कि शहर में लग्जरी क्या होती है। हाँ रोहन भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम शायद ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हमें अपने उस छोटे से घर में जो सुकून और प्यार मिलता है, वो तो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मीरा थोड़ी चुप सी हो गई और कुछ देर के लिए उसने सना और रवि को सिर्फ देखा। रात को सना और मीरा की बात हुई, जब दोनों अकेली थी। सना, क्या तू अपने वो छोटे से घर में खुश है? मेरा मतलब है कि तुझे पैसों की जरूरत महसूस नहीं होती? मीरा, जब मैं अपने घर का छोटा सा दरवाजा बंद करती हूँ तो मेरे दिल में सुकून होता है। मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूँ। मुझे तो ये भी टेंशन नहीं होती कि कहीं चोर आके हमारी ये दौलत चुरा कर ना ले जाए। मुझे ना सोने की चादर चाहिए, ना ही चमक धमक। मेरे लिए रवि का प्यार और मेरे बच्चों की खुशी मेरे बेडरूम का असली सोना चांदी है। तो तू क्या चाहती है? तेरे बच्चे भी वैसा ही जीवन जिए, उन्हें भी ये दुनिया की चीजें चाहिए होंगी ना? मीरा, अगर वो चाहेंगे तो हम उन्हें उस रास्ते पर चलने देंगे, लेकिन अगर वो हमारे तरीके से खुश हैं तो हमें उन्हें वैसे ही रहने देंगे। सच तो ये है कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा हो, उनका असली सुकून उनके घर के प्यार में होता है। आज रात का खाना तो जीजा जी ने हमारे साथ नहीं खाया, वो तो कितनी जल्दी जल्दी में काम पर निकल गए।
हाँ, इतना पैसा थोड़ी ऐसे ही मिलता है, उनको तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। क्या फायदा ऐसी दौलत का जो अपने परिवार को वक्त ना दे सके। मीरा ने उस वक्त चुप्पी ठान ली। कुछ महीने बाद मीरा और रोहन के बीच चीजें बिगड़ने लगी थी। रोहन अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उन दोनों के बीच का रिश्ता कमजोर हो गया था। मीरा के पास पैसे और लग्जरी थी, लेकिन उसके बेडरूम में अब वो सुकून और प्यार नहीं रहता था। एक दिन उसने सना को फोन किया। सना, मैं थक गई हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी सी महसूस होती है। रोहन और मेरे बीच अब वो बात नहीं रही। तुम्हारा क्या हाल है? अरे हम तो मस्त हैं, बस अपना छोटा सा घर है और वही सुकून। और रवि तो अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे हंसाते रहते हैं। मीरा, तुझे याद है मैं क्या कहती थी? खुशी चीजों में नहीं, इंसान के साथ और उसके प्यार में होती है। मीरा ने सना की बात सुनी और उसे मिलने का सोचा। जब मीरा अपने गांव वापस आई तो उसने देखा कि सना का घर तो वैसे ही छोटा सा था, लेकिन उसके घर के अंदर एक अजीब सा सुकून और गर्माहट थी। सना और रवि ने उसे अपने सिंपल बेडरूम में बिठाया, जहां खिड़की से ठंडी हवा और सूरज की रोशनी आ रही थी। रवि, सना और उसके बच्चे सब ने मिलकर मीरा के साथ खाना खाया। सच कह रही और हो उसे सना, प्यार भरी शायद मैं बातें पैसों भी के की, पीछे उसे भागते-भागते हंसाया। अपनी असली खुशी को भूल गई थी। सना ने उसके हाथ को थामा और कहा, मीरा, सुकून का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हारे पास पैसे हैं या महंगी चीजें। सुकून का मतलब वो है रिश्ते जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तुम्हारे प्यार और अपनेपन के साथ। तभी वहाँ रोहन मीरा को लेने आया था। उसने ये सारी बातें सुन ली और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन वो मीरा को लेकर घर आया और मीरा से माफी मांगी कि उसे वो वक्त नहीं दे पाया। रोहन और मीरा ने लग्जरी लाइफ और दिखावे की जिंदगी छोड़ दी। रोहन अब काम करने के साथ साथ मीरा के साथ काफी टाइम बिताता। दोनों अब वो चीजें खरीदते जिसकी उनको जरूरत हो। बाकी पैसे वो गरीब लोगों में बांटते हुए उनकी मदद करते हुए खुशी से रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीर बहन का सोने का बेडरूम जरूर था, लेकिन गरीब बहन का बेडरूम तो चांदी जैसे सुकून के साथ था। उसके प्यार और अपनेपन की चमक से और भी ज्यादा खूबसूरत और सुकून भरा था। असली खुशी और सुकून पैसों से नहीं, रिश्ते और अपनों के प्यार से मिलता है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। रोशनी अपनी दादी के साथ रहती थी। रोशनी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और इसकी दादी अपनी पुरानी सी सिलाई मशीन से कपड़े सिलकर घर चलाती थी। दिवाली का वक्त था। रोशनी बहुत उदास थी क्योंकि उसके दोस्त नए कपड़े और सारी चीजें दिवाली के लिए खरीद रहे थे। एक दिन उसकी दोस्त सुमन ने अपने नए नए सोने के रंग के कपड़े और गहने दिखाए। उसके घर में हर चीज सोने से सजाई गई थी। सोने के रंग के दिए, सोने के रंग के फुलझड़ियाँ और घर भी सोने से चमक रहा था। उनका फर्नीचर भी सोने से बना था। रोशनी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दादी तो बस पुरानी पुरानी चीजें ही देती है तुम्हें। देखो, हमारे पास तो सब कुछ सोने का बना है, एकदम नया। तुम तो सच में बहुत गरीब हो। ये सुनते ही रोशनी का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुप हो गई। घर आने पर उसने अपनी दादी से अपनी इच्छा बताई। दादी, मुझे भी दिवाली पे सब कुछ सोने का चाहिए। मेरा घर, मेरे कपड़े, दिए, फुलझड़ियाँ, सब कुछ जैसे सोनम के घर में है, मुझे भी वैसा ही चाहिए। दादी ने रोशनी की ये बात सुन के थोड़ी सी चिंता भरी सांस ली, पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा बेटा, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। पर उनके मन में ये था कि कितने पैसे वो कहाँ से लाएंगी।
जो रोशनी की इच्छा पूरी हो। उन्होंने अपने पुराने सामान को देखा और एक पुरानी चांदी के रंग की पेंट का डिब्बा उनके सामने पड़ा था। डिब्बे को देखकर उन्हें एक आइडिया सूझा। अगर रोशनी को सोने की चीजें नहीं दे सकती तो चांदी का रंग तो दे सकती हूँ। चलो घर को चमका देती हूँ। दादी ने वो चांदी की पेंट उठाई और घर के हर कोने को चांदी से रंग दिया। दीवारें, दिए और कुछ छोटे मोटे फूल पत्ते भी। साथ ही उन्होंने पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके रोशनी के लिए एक चांदी के रंग का सुंदर गाउन भी सिल दिया। जब रोशनी स्कूल से वापस आई तो उसने देखा घर चमक रहा है। चांदी के दिए, चांदी के रंग की दीवारें और उसके लिए चांदी के रंग का सुंदर गाउन भी। दादी, ये सब कितना सुंदर है। मुझे लगा था आप मेरी बात नहीं मानेंगी, पर आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। सोना नहीं तो क्या हुआ, चांदी भी तो बहुत प्यारी लग रही है। बस तू खुश है तो दादी भी खुश है मेरी बच्ची। रोशनी ने दादी को गले लगाया और दोनों खुश थे। उसने सोचा कि अगर सब कुछ सोनी का होता तो सोनम ये सोचती कि उसने बस उसकी कॉपी की है, पर ये सब चांदी का होने से उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। थोड़ी देर में सारी चांदी की पेंट बह गई और घर का रंग वही पुराना हो गया। रोशनी का चेहरा उतर गया। वो गुस्से में आ गई। दादी, आपने झूठ बोला। ये चांदी नहीं थी, बस पेंट थी। आपने मुझे धोखा दिया है। दादी ने अपने आंसू रोकते हुए कुछ कहना चाहा, पर रोशनी गुस्से में घर से निकल गई। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रोशनी रात के अंधेरे में गांव के पास वाले जंगल की तरफ चल पड़ी। चलते चलते रात के अंधेरे में उसने एक बुजुर्ग औरत को अपने सामने देखा। क्या बात है बेटी, इतनी रात में जंगल में अकेली तुम क्यों आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। मैं रोमा दादी की पोती हूँ। मैं अपने घर से निकल आई हूँ क्योंकि मेरी दादी बहुत बुरी है। वो मुझसे झूठ बोलती है और मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करती। बुजुर्ग औरत रोशनी की बात को ध्यान से सुन रही थी। अच्छा, तो तुम रोमा की पोती हो। अब बेटी, पता है तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? रोशनी ने गुस्से से अपना सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं पता, पर वो तो बस झूठ बोलती है मुझसे हमेशा। आज भी उन्होंने मेरे लिए बस एक रंग का घर बना दिया जो बारिश में बह गया। वो मुझे कभी सच नहीं बोलती। बुजुर्ग औरत ने रोशनी को प्यार से देखा और कहा, बेटी, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारी दादी तो असल में तुम्हारी दादी नहीं है, वो एक परी है। रोशनी ने हैरान होकर उस औरत की तरफ देखा। मेरी दादी एक परी है? आप ये क्या कह रही हो? रोशनी बेटा, तुम एक अनाथ हो। तुम्हारी दादी तुम्हें एक कचरे के डिब्बे से ले आई थी और परी की दुनिया में एक नियम है, जो बच्चे धरती के होते हैं वो परी लोक में नहीं रह सकते। तुम्हारी दादी ने अपनी सारी परी की जिंदगी छोड़कर तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा है और तुम्हें एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा उसने अपनी दादी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, बिना ये समझे कि उन्होंने उसके लिए अपनी सारी खुशियाँ छोड़ दी थी। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मेरी दादी ने मेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ दी और मैंने बस सोने चांदी के पीछे उनका दिल दुखाया है। बुजुर्ग औरत ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब जाओ बेटी, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाके उसे प्यार करो और उसे अपने दिल की बात बताओ। तुम्हारे लिए वही असली सोना और चांदी है।
रोशनी ने बुजुर्ग औरत के पैर छुए और सीधा अपने घर की तरफ भाग गई। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि दादी कमजोर और बीमार लग रही थी। आंसू उनकी आंखों में थे। रोशनी ने दौड़ के दादी को गले लगा लिया और रोती हुई बोली, दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बुरी हूँ। आपने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं आपकी कदर नहीं कर पाई। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि तू खुश रहे। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोशनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही मेरा सोना और चांदी है दादी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादी और रोशनी ने उस रात दिवाली को बस अपनी खुशियों और प्यार के साथ मनाया। उन्होंने कुछ पुराने दिए जलाए और उनमें अपने रिश्तों की रोशनी देखी। गांव के लोगों ने देखा कि उनके घर से जो रोशनी निकल रही थी वो सोने और चांदी से भी ज्यादा चमक रही थी। और उनके बाद रोशनी ने कभी भी धन दौलत की चाहत नहीं की। उसने समझ लिया कि असली खुशी और धन दौलत उसकी दादी के प्यार और उसके साथ में है। उसने अपनी दादी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया। उस रात को जब वो दिए जला रहे थे, दादी ने रोशनी के हाथ को पकड़ा और कहा, ये है असली दिवाली, अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्यार और अपनेपन के दिए जलाना। यही सच्चा सोना है और यही असली चांदी। एक दिन बारबी नाम की एक सुंदर परी पृथ्वी की सैर कर रही थी। तभी वो एक गांव के पास पहुंचती है। अरे वाह, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है यहाँ कोई खाना बना रहा है। उसके बाद परी एक घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ खाने बनाने में व्यस्त थी। वो तीनों दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत और काली थी। तभी अचानक वहाँ पर एक मोटी औरत आ जाती है जिसका नाम मालती था। अरे इतनी देर हो गई और अभी तक तुम तीनों ने खाना नहीं बनाया। मैंने खाने का ऑर्डर लिया है। पड़ोस में जल्द से जल्द खाना पहुंचाना है। अगर वक्त पर खाना नहीं बना तो मैं तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी, आप हमसे इतना काम क्यों करवाती हो? हम तीनों से इतनी मेहनत नहीं होती। हम पर थोड़ा तो रहम कीजिए। लेकिन मालती छड़ी उठाकर तीनों की पिटाई करने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर मालती के तीनों बेटे आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इन तीनों की पिटाई क्यों कर रही हो? बेटा, आज हमने खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है, लेकिन ये तीनों काम नहीं कर रही। अगर इन्होंने सही वक्त पर खाना नहीं बनाया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये तीनों एकदम आलसी और बेकार होती जा रही हैं। लाओ ये छड़ी हमें दो, इनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। उसके बाद मालती के तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों की पिटाई करने लगते हैं। तीनों बहनों को बुरी तरह मार खाते देख बारबी परी को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, इन तीनों बहनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मुझे इन तीनों बहनों की सहायता करनी होगी। उसके बाद बारबी परी सामने आकर मालती को डांटने लगती है। तुम कैसी सास हो, अपनी तीनों बहुओं से इतना काम करवाती हो और ऊपर से इनकी पिटाई भी करती हो। और तुम तीनों पति होकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। अपनी माँ के साथ साथ तुम तीनों भी इन मासूम पर अत्याचार करते हो। अरे माँ, अचानक ये परी कहाँ से आ गई? चलो इसे पकड़ लो, फिर हम इसे भी अपने यहाँ कैद कर लेंगे। उसके बाद मालती के तीनों बेटे बारबी परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बारबी परी हवा में उड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर उसी रात बारबी परी अपना रूप छोटा करके तीनों बहुओं के कमरे में दाखिल हो जाती है। कमरे में दाखिल होने के बाद बारबी अपने साधारण रूप में आ जाती है। तुम तीनों पर हो रहे अत्याचार देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए मैं तुम तीनों की सहायता करने आई हूँ। हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हमारी सासुर के तीनों बेटे तुम्हें हमारी तरह बंदी बना लेंगे। दरअसल हम तीनों कोई साधारण लड़कियाँ नहीं हैं। हम तीनों तुम्हारी तरह परिदेश की परियां हैं। तीनों भाइयों ने हमें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर हमसे शादी कर ली और हमारे जादुई पंख काटकर हमें जादुई छड़ी भी जला दी।
इसीलिए हम तीनों इतने ज्यादा बदसूरत दिखते हैं। लेकिन ये लोग तुम तीनों को बंदी बनाकर इस हालत में क्यों रखते हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? दरअसल अगले महीने की 5 तारीख को ये लोग हम तीनों को आग में जला देंगे और हमारी राख से काले जादू की विद्या करेंगे। उसके बाद इन्हें 3 शक्तिशाली जादुई हीरे मिलेंगे। अच्छा तो ये बात है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बेरहम है। देखो तुम तीनों फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह तुम तीनों को यहाँ से बाहर निकाल के ले जाऊंगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है तुम्हारी सांस आई है। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जल्दी वापस आऊंगी। बारबी परी अपना रूप छोटा करके खिड़की के रास्ते वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी मालती कमरे में दाखिल होती है। तुम तीनों किससे बातें कर रही थी? कमरे में कौन है? कोई नहीं मम्मी जी, हम तीनों अपनी बदकिस्मती पर अफसोस कर रही थी। ठीक है, अब तुम तीनों सो जाओ। सुबह उठकर तुम तीनों को बहुत सारे काम करने हैं। उसके बाद मालती दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से तीनों बहनें बारबी परी का इंतजार करने लगती हैं। इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारबी परी वापस नहीं आती। दूसरी तरफ मालती और उसके तीनों बेटे तीनों बहनों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। उस परी ने हमसे वादा किया था कि वो हमारी मदद करने जरूर आएगी, लेकिन आज इतने दिन हो गए वो अभी तक नहीं आई। कल 5 तारीख है, अगर वो नहीं आई तो ये लोग हमें जलाकर मार डालेंगे। तीनों बहनें बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। दूसरी तरफ बारबी परी देश के जंगल में भटक रही थी। चलते चलते बारबी परी जंगल के पूर्वी हिस्से में पहुंच जाती है। तभी उसे अपने सामने एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। शायद ये वही जादुई पत्थर है जिसके बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था। फिर बारबी परी अपने थैले से दूध की बोतल निकालकर पत्थर के ऊपर डालने लगती है। थोड़ी ही देर में पत्थर के अंदर से एक चमक पैदा होती है और उस पर एक चेहरा प्रकट हो जाता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? बारबी परी जादुई पत्थर को तीनों परी बहनों के बारे में सब बता देती है। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए खतरनाक जंगल में आई हो। तुम बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद जादुई पत्थर वहाँ से जादुई फूलों से बने 3 पर्स प्रकट कर देता है। तीनों जादुई पर्स को ले जाकर उन तीनों बहनों को दे दो। उसके बाद बारबी परी जंगल से बाहर निकल कर जाती है। थोड़ी सी देर में सवेरा हो जाता है। अरे नहीं, सवेरा हो गया। आज तो 5 तारीख है। मुझे जल्द से जल्द तीनों बहनों के पास जाना होगा, वरना वो दुष्ट औरत अपने बेटों के साथ मिलकर तीनों को जलाकर मार डालेगी। फिर बारबी परी अपनी जादुई कालीन को तेजी से हवा में उड़ाते हुए मालती के घर के सामने पहुंच जाती है। बारबी देखती है कि तीनों बहनें घर के सामने रस्सी से बंधी हुई हैं, लेकिन मालती और उसके बेटे कहीं दिखाई नहीं देते। बारबी फौरन तीनों बहनों के पास पहुंचकर उनकी रस्सियां काट देती हैं और उन्हें फूलों के जादुई पर्स पकड़ा देती है। फिर बारबी परी के कहने पर तीनों बहनों को पर्स खोल देती हैं। अगले ही पल पर्स के अंदर से सुंदर सुंदर पंख बाहर निकलकर तीनों बहनों के शरीर पर चिपक जाते हैं और वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत परियां बन जाती हैं। लेकिन तभी अचानक मालती अपने बेटों के साथ वहां आ जाती है। अरे ये क्या, ये तीनों तो फिर से खूबसूरत परियां बन गई। आखिर ये कैसे हुआ? अगले ही पल तीनों पर्स के अंदर से 3 बड़े पंख बाहर निकल कर आते हैं। पंखों की तेजी हवा में मालती और उसके तीनों बेटे हवा में उड़ते हुए दूर आसमान में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो चारों एक कोने की नदी में गिर जाते हैं, जहां रहने वाले आदमखोर मछलियां उन चारों को मारकर खा जाती हैं। इस तरह उन चारों का खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ बारबी परी तीनों परी बहनों को लेकर वापस परिदेश लौट जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तीनों परिदेश में रहते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। किसी गांव में आरोही नाम की 2 गरीब बहनें रहती थीं। वो दोनों जंगल से रंग बिरंगे फूल तोड़कर इकट्ठा करती थी और उन फूलों से गुलदस्ते बनाकर बाजार में बेच देती थी।
लेकिन फिर एक दिन जब दोनों बहनें जंगल में फूल तोड़ रही थी, तभी अचानक वहां पर एक मोटी औरत आती है। उस औरत ने पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी। मेरा नाम मोनिका है, मैं इस जंगल की पुलिस हूँ। तुम दोनों यहाँ से फूल चोरी कर रही हो, अब तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, हम तो पिछले 10 साल से फूल तोड़ रही हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं रोका। अच्छा, तो तुम दोनों पिछले 10 साल से चोरी कर रही हो। अब तो तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकती। यहाँ का कानून बहुत ही सख्त है। तुम दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे और साथ ही तुम दोनों के कान भी काट दिए जाएंगे। तुम्हें गंजी बना दिया जाएगा। ये सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मोनिका के सामने विन्नती करने लगती हैं। नहीं नहीं मैडम, हम दोनों को इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, दया करके इस बार हमें छोड़ दीजिए। देखो, तुम दोनों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर दोनों अपने हाथ कटवाना नहीं चाहती और जेल में नहीं जाना चाहती, तो तुम दोनों को 5 साल तक मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सुनारोही, हाथ कटवाने के बाद हम दोनों जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों 5 साल के लिए इसकी नौकरानी बनकर इसकी सेवा कर लें। हाँ, तो ठीक कहती है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब मैडम जी, हम दोनों आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मोनिका दोनों बहनों को अपने घर ले जाती है। चलो, तुम दोनों रसोई घर में जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। फिर दोनों बहनें मोनिका के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन मोनिका बहुत ज्यादा खाना खाती थी। वो थोड़ी ही देर में सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। अरे ये औरत है यार, या राक्षसनी, ये तो 20 औरतों का खाना अकेले खा जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अनामिका के घर में नौकरानी का काम करने लगती हैं। फिर एक दिन, चलो आज तुम दोनों को खेतों में काम करने जाना है। उसके बाद मोनिका दोनों बहनों को खेत में ले जाती है। मेरे खेत में पानी की सुविधा नहीं है, इसीलिए तुम दोनों पास वाली नदी से एक छोटी सी नहर मेरे खेत तक खोदकर तैयार कर दो। शाम तक नहर बाहर आकर तैयार हो जानी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को जहरीले सांपों से कटवा दूंगी। मैं अपने घर में जहरीले सांप भी पाल रखे हैं। चलो जल्दी जल्दी काम शुरू करो। फिर मोनिका के डर से दोनों बहनें नहर खोदने का काम शुरू कर देती हैं। शाम तक वो दोनों पास की नदी से लेकर मोनिका के खेतों तक एक छोटी सी नहर तैयार कर देती हैं। अरे, ये औरत तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है। अब तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं चलकर जा सकूं। हाँ, ये औरत हमसे बहुत ज्यादा काम करवाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। फिर अगले दिन मोनिका दोनों बहनों को एक गांव में ले जाती है। सुनो, मैंने इस गांव के घरों की पेंटिंग करने का ठेका लिया है। चलो तुम दोनों गांव के घरों को पेंट मारना शुरू कर दो। लेकिन मैडम, यहाँ तो ढेर सारे घर हैं और ये घर भी छोटे मोटे नहीं हैं। हाँ मैडम, ये घर तो बहुत बड़े हैं, सभी पर पेंट करना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। चलो अब मैं तुम दोनों के हाथ और नाक काट कर तुम्हें जेल में बंद कर देती हूँ। यही तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा। नहीं नहीं मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम इस गांव की सारी घरों की पेंटिंग कर देंगे। ये सुनकर मोनिका मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो दोनों बहनों के लिए कुछ रोटियां और थोड़ा सा नमक की एक पोटली बांध देती है। मैंने इस पोटली में तुम दोनों के लिए रोटियां रखी हैं। काम खत्म होने के बाद इन्हें खा लेना। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें गांव के घरों में पेंटिंग करने लगती हैं। लगातार कई घंटे पेंट करने के कारण दोनों बहनें बुरी तरह थक जाती हैं। उसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए रोटियां खाने की पोटली खोलने लगती हैं। लेकिन तभी एक कुत्ता रोटी की पोटली को लेकर वहां से भाग जाता है। दोनों बहनें उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उन दोनों का पैर कीचड़ में फंस जाता है और दोनों धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर जाती हैं। हाय, मर गई रे, मेरा मुंह टूट गया। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो कुत्ता हमारी रोटियां लेकर गायब हो गया। हम दोनों क्या खाएंगे?
दोनों बहनों के पास कोई चारा नहीं था। उसके बाद वो दोनों मजबूर होकर पेंटिंग करना जारी रखती हैं। लगातार 3 दिनों तक काम करने के बाद आखिरकार वो दोनों गांव के सभी घरों को पेंट कर देती हैं। फिर एक दिन मोनिका दोनों बहनों को एक पहाड़ी के पास ले जाती है। उस पहाड़ी के दूसरी ओर स्ट्रॉबेरी से बने सोने चांदी के घर मौजूद थे। साथ ही दोनों घरों के सामने 2 खूबसूरत परियां सोने चांदी के गाउन पहनकर बैठी हुई थी। दोनों परियां जादुई तरबूज का जूस पी रही थी। जाओ उन दोनों परियों को जान से मार दो। मुझे किसी भी कीमत पर वो दोनों जादुई घर, उनकी जादुई गाउन चाहिए। लेकिन ये तो बहुत ही बुरा काम है। आप हमसे उन मासूम परियों की हत्या मत करवाइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बोलो, तुम दोनों अपने हाथ और नाक कटवाना चाहती हो या फिर मेरा काम करोगी? सच में तुम बहुत ही बुरी हो। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमसे गलत काम करवा रही हो। आखिर उन परियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम उनकी हत्या कर दें? अच्छा तो ये बात है। लगता है तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। अब मैं तुम दोनों के हाथ और नाक काटकर तुम्हें जेल में बंद करके ही रहूंगी। उस जेल में बड़े बड़े सांप और बिच्छू भी रहते हैं। वहां से तुम दोनों जिंदा बचकर कभी बाहर नहीं आ पाओगी। इतना कहकर मोनिका दोनों बहनों को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई हमारी मदद करो। तभी उन दोनों बहनों की रोने की आवाज जादुई परियों को सुनाई देती है। वो दोनों फौरन उड़ते हुए मोनिका के पास आ जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों को क्यों मार रही हो? मैं जंगल की पुलिस हूँ। इन दोनों ने जंगल में चोरी करने का गुनाह किया है। मुझे तो ये औरत जंगल की पुलिस नहीं लगती। ऐसा लगता है ये कोई चालबाज लालची औरत है। हाँ, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उसके बाद दोनों बहनें मोनिका को बिजली के झटके देने लगती हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। नहीं नहीं, ये बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती। दया करके इन्हें बंद करो, बंद करो। चल सच सच बता दो, कौन हो तुम और इन दोनों बहनों को क्यों परेशान कर रही हो? दरअसल मैं एक धोखेबाज औरत हूँ। मैं लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अपने काम करवाती हूँ। आप दया करके मुझे बिजली के झटके से बंद करो। फिर दोनों परियां सजा के तौर पर मोनिका के दोनों कान काटकर उसे पूरी तरह गंजी कर देती हैं। उसके बाद मोनिका रोते हुए वहां से भाग जाती है। फिर दोनों परियां आरोही और अनामिका को अपनी सोने चांदी के स्ट्रॉबेरी घर के अंदर ढेर सारी सोने चांदी की स्ट्रॉबेरी निकाल कर देती हैं। तुम दोनों इनकी खेती शुरू कर दो, फिर तुम्हें हर महीने खेत से ढेर सारी सोने चांदी की स्ट्रॉबेरी मिलेंगी। हमारी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों सोने चांदी की स्ट्रॉबेरी की खेती करके ढेर सारे पैसे कमाने लगती हैं। इस तरह कुछ ही समय में दोनों बहनें अमीर बन जाती हैं। सारी ऐशो आराम के साथ साथ वो गरीबों की मदद करते हुए खुशी से रहने लगती हैं। चंदन नगर नाम के गांव में नीता और गीता नाम की 2 बहनें अपनी माँ महिमा के साथ रहती थी। महिमा एक विधवा औरत थी। वो घर चलाने के लिए एक अमीर सेठानी के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक, सुन महिमा, तू अपना हिसाब कर ले। दरअसल हमने ये घर बेच दिया है। हम शहर जाकर रहने वाले हैं। ये सुनकर महिमा को बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद वो अपने काम के बचे हुए पैसे लेकर दुखी मन से अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन महिमा अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। मैंने चारों तरफ काम ढूंढने की कोशिश कर ली, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। लगता है अब मुझे शहर जाकर काम तुरंत ढूंढना होगा। मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों यही घर पर रहना। अगले दिन महिमा कुछ रोटी और प्याज लेकर काम की तलाश में शहर चली जाती है। लेकिन देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं और महिमा लौटकर नहीं आती। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है।
अब हमें शहर जाकर माँ को ढूंढना होगा। उसके बाद